अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एंजाइटी पे है कि एंजाइटी है क्या और उसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। और हमने ये देखना है मेनली कि एंजाइटी जो है वो मर्ज कैसे होती है। हमने जो टॉपिक कवर किया था साइको एनालिसिस का अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, उनकी जो हमने थ्योरी सारी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने 3 पार्ट्स बताए थे, कंपोनेंट्स बताए थे बेसिकली पर्सनालिटी के, जो कि थे इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अगर उनमें इम्बैलेंस हो उन तीनों कंपोनेंट्स में, और तो फिर हमारी पर्सनालिटी में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट वो बेसिकली वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होता है और उससे एनजाइटी किस तरह से डेवलप होती है, हमने आज ये कवर करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू इम्बैलेंस इन इट, ईगो एंड सुपर ईगो। सबसे पहले ये 3 पार्ट्स जो हैं इन, एज यू नो, एज यू ऑल नो के मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इट जो है इट्स बेसिकली वर्क करती है प्लेयर प्रिंसिपल पे। इसको जो चीज़ चाहिए वो अभी चाहिए, बेसिकली बच्चों में होती है। ठीक है। द सेकंड वन इज़ ईगो। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, पार्ट पर्सनालिटी का। मतलब कि इट, ईगो जो है वो अगर ईट कहती है कि हमें ये चीज़ अभी चाहिए, तो ईगो उसको कहेगी कि ठीक है ये चीज़ तुम ले लेना, लेकिन अभी ये सिचुएशन ठीक नहीं है। यानी रियलिटी को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए उसी तरह से एक्ट करेंगे हम। ठीक है। द थर्ड पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी इज़ सुपर ईगो। एक्चुअली सुपर ईगो जो है ये वर्क करती है मॉरल प्रिंसिपल पर। ठीक है। इसको ना तो कोई चीज़ ना तो इसको ग्रेटिफिकेशन चाहिए इंस्टेंट, ना ही ये रियलिटी प्रिंसिपल को देखेगी। इसने बस मॉरल प्रिंसिपल्स पे काम करना है कि अगर ये मॉरली ठीक है, एथिकल है, तो ठीक है, तो फिर ये चीज़ हम करेंगे, अदरवाइज़ ये चीज़ करनी ही नहीं है, हमने किसी सिचुएशन को भी नहीं देखना। तो अगर ये तीनों पार्ट्स आपस में बैलेंस सिचुएशन में ना हो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ईगो जो है, मेनली जो ईगो है जो है वो इड और सुपर ईगो दोनों को कंट्रोल करती है। लाइक इड जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए उसको, और सुपर ईगो जो है वो मॉरल प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, टोटली हर चीज़ से हट के डिनाई कर रहा है कि उसको बस वो करना है जो मॉरली ठीक है। जो ईगो है दरमियान में, वो दोनों को बैलेंस करती है। ईगो जो है वो इट को समझाएगी कि भाई अभी ये ठीक नहीं है, ये सिचुएशन ठीक नहीं है, ये चीज़ तुम ले लेना, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लो। और सुपर ईगो, उसको भी ईगो जो है वो बैलेंसिंग मूड में लाती है। ठीक है। ये दोनों जो है पार्ट है पर्सनैलिटी के, ईड एंड सुपर ईगो, इनको बैलेंसिंग पार्ट में ईगो लाती है। सो नाउ हम पढ़ लेते हैं कि ईगोज इनएबिलिटी टू मैनेज कन्फ्लिक्ट। यानी ईगो जो है एक पॉइंट ऐसा आता है इम्बैलेंसिंग की वजह से कि ईगो इनेबल हो जाती है उस कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए। ठीक है। और फिर एनजाइटी पैदा होती है। Anxiety can arise when the ego is overwhelmed by the conflicting demands of id and superego, struggling to find a balanced resolution. This struggle can lead to get feelings of guilt, shame, fear of punishment. So basically इसमें ये है कि एनजाइटी तब अराइज होती है जब ईगो जो है वो ओवरवेलम्ड हो जाती है। भाई किस वजह से ओवरवेलम्ड फील करती है ईगो, कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स बढ़ जाती हैं ईड की और सुपर ईगो की। यानी दोनों आपस में जैसे लड़ते हैं, ईड कहती है कि मुझे भी चाहिए, और सुपर ईगो बार बार कहेगी कि नहीं ये है, ये गलत, तुम्हें ये नहीं चाहिए, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। तो फिर ईगो ईगो के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको मैनेज करना। तो इस लिहाज फिर क्या होगा कि एनजाइटी पैदा होगी, शेम, पनिशमेंट, ये सारी फीलिंग्स फिर अराइज होंगी, और एनजाइटी तो ऑब्वियसली फिर होगी। सो ये तो हमें पता चल गया कि एनजाइटी क्यों अराइज होगी। अब हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं कि कौन कौन सी एनजाइटी जो है वो अराइज हो सकती है। एनजाइटी अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिकल थ्योरीज लाइक फ्रॉइड्स psychoanalytic theory can be associated with imbalancing or conflict between the id, ego, and superego. Sigmund Freud described three main types of anxiety that arise from conflict within these psychological components. अब इसमें ये बताया जा रहा है कि दूसरी थ्योरीज की तरह सिगमंड फ्रॉइड की भी एक थ्योरी लाइक साइकोएनालिटिक थ्योरी, जो कि ये कहती है कि अगर id, ego और सुपर ईगो में इम्बैलेंस हो तो एनजाइटी इससे एसोसिएट करती है। अब इन्होंने जो 3 मेन टाइप्स बताई थी एंजाइटी की, उसमें सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी एंड मॉरल एंजाइटी। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि ये क्या है। द फर्स्ट वन इज़ रियलिटी एंजाइटी, या ईगो बेस्ड एंजाइटी भी कह सकते हैं इसको, और इसको ऑब्जेक्टिव एंजाइटी भी कहते हैं।
Also known as objective anxiety, this type of anxiety stems from ego struggles to deal with the real लाइफ सिचुएशंस एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। इसमें हम ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है ना, यानी ऑब्जेक्टिव मटीरियलिस्टिक चीज़ें, लाइक हमें रियल में एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं किसी चीज़ से। जब हमें किसी चीज़ से एक्सटर्नल थ्रेट होगा रियल में, तो ऑब्जेक्टिव एंजाइटी अराइज होगी, ठीक है। इट अकर्स व्हेन द ईगो परसीव्स अ डेंजर और थ्रेट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड दैट विल लीड टू हार्म और डिस्ट्रेस। ये एंजाइटी तब अकर होती है जब ईगो परसीव कर लेती है डेंजर और थ्रेट, यानी ईगो को फील होता है कि हमें थ्रेट है एक्सटर्नल वर्ल्ड में किसी चीज़ से, तो फिर कोई चीज़ जो है वो हमें हार्म देगी, डिस्ट्रेस करेगी, तो एनजाइटी ये वाली पैदा होगी। द ईगोज inability to manage or cope with these external stressors can result in reality anxiety. So इन सब स्ट्रेसर्स की वजह से ईगो इनेबल हो जाएगी इसको मैनेज करने के लिए, तो फिर उसके नतीजे में रियलिटी एंजाइटी पैदा होगी। द सेकेंड वन इज़ न्यूरोटिक एंजाइटी। न्यूरोटिक एंजाइटी में बेसिकली क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन इड एंड ईगो। इट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और ईगो रियलिटी प्रिंसिपल, इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा। यानी इड कहेगी कि मुझे ये अभी चाहिए चीज़, और ईगो उसको समझाएगी कि नहीं, अभी ये सिचुएशन ठीक नहीं है, हमें रियलिटी चेक के अकॉर्डिंगली चलना है, बट इड नहीं मानती। तो फिर इस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी न्यूरोटिक एंजाइटी पैदा होती है। अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। न्यूरोटिक एंजाइटी अराइजेज फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इट्स unconscious desires and ego's attempts to suppress or control these impulses. सो इसमें क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी इट जो है वो हमें अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, ऐसी डिज़ायर्स जो अनकॉन्शियसली हम लोग चाह रहे होते हैं, जो कि मे बी वो सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, तो फिर ईगो क्या करेगी, ईगो रोकेगी, स्प्रेस करने की कोशिश करेगी कि अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हो जाएगी पूरी। स्प्रेस किया जा रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी उन इम्पल्सिस को, बट इट जो है वो नहीं मानेगी। द इट्स प्राइमल एंड instinctual drives conflict with the ego's effort to maintain societal norms and moral standards. बेसिकली फिर क्या होगा कि इड की जो प्राइमरी जो उसकी ड्राइव होगी कि जी मुझे भी ये चीज़ चाहिए, वो फिर कन्फ्लिक्ट पैदा करेगी विद ईगो की एफर्ट के साथ, जो कि ईगो क्या एफर्ट कर रही है, मेंटेन करने की एफर्ट कर रही है कि सोसाइटल नॉर्म्स को और मोरल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। दिस क्लैश लीड्स टू इनर टेंशन, फियर और एंजाइटी अबाउट एक्टिंग अपॉन अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स। सो इन सब चीज़ों की वजह से न्यूरोटिक एंजाइटी पैदा होगी। देन द थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ मॉरल एंजाइटी। मॉरल एंजाइटी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सुपर ईगो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली सुपर ईगो और इट का तो होगा नहीं, ईगो ही है जो बेचारी इट और सुपर ईगो दोनों के साथ मेंटेनेंस कायम करने की कोशिश कर रही है, बट नहीं हो रहा। सो इसमें जो कन्फ्लिक्ट होगा वो सुपर ईगो और ईगो के दरमियान होगा। मॉरल एंजाइटी अकर्स ड्यू टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर ईगोज मॉरल डिक्टेट्स एंड द ईगोज एक्शंस और डिज़ायर्स। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ईगो समझाती है इट को कि जी ये चीज़ अभी मिल जाएगी, वो ईगो कह रही है ना, वो ईगो का पार्ट है कि अच्छा ये चीज़ हम अभी ले लेंगे। लेकिन मॉरल एंजाइटी जो पैदा होती है वो बेसिकली सुपर ईगो उसमें मेन रोल है, कि सुपर ईगो डट जाता है कि नहीं भाई ये गलत है, ये मॉरली ठीक नहीं है, तो ये नहीं किया जाएगा। इट अराइजेज व्हेन द ईगो फील्स गिल्ट, shame, or anxiety because it perceives its actions or thoughts as conflicting with the internalized moral standards and values imposed by societal caregivers. So इसमें एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि इस एंजाइटी में ये भी होता है कि ईगो जो है, ईगो को गिल्टी फील करवाया जाता है, शेम फील करवाया जाता है, ये कि जी हम जो कर रहे हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो एक्चुअली कन्फ्लिक्टिंग है हमारे इंटरनलाइज्ड मॉरल वैल्यूज़ के साथ, हमारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं। सो हम फिर क्या फ़ील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, शेम फील करते हैं, तो फिर ये मॉरल एंजाइटी पैदा होती है। सो बेसिकली दिस इज़ आवर लेक्चर। सो अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।